Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 7 alternating current. So in this lecture we will discuss about LC oscillations. Yes, LC oscillations. अभी LC oscillations एक्चुअल में है क्या? तो हम लोग एक्चुअल में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट. जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. ये जो साइकिल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली डिफाइन करता है ऑस्किलेशंस को. इस तरह के ऑस्किलेशन किस तरह से जनरेट किए जाएंगे? ऑब्वियसली इस तरह के ऑस्किलेशंस को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह से एक सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं. Inductor is basically defined by the L, capacitor is defined by the C. Actually, inductance of the inductor is defined by the L and capacitance of the capacitor defined by the C. इस तरह का कैपेसिटर और इंडक्टर का जो सीरीज स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द सीरीज स्ट्रक्चर. ये डिफाइन करता है एक LC सर्किट को और ऑब्वियसली इस LC सर्किट की मदद से ही हम इस तरह के ऑस्किलेशंस जनरेट करते हैं. इसीलिए हम इसे कहते हैं LC ऑस्किलेशंस. That's why it is called the LC oscillations. LC oscillations के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक L और एक C को हम आपस में कनेक्ट करके ऑस्किलेशंस को जनरेट कर सकते हैं. इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग और इसका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे. और इम्पॉर्टेंटली कि ये जो ऑस्किलेशंस जनरेट होंगे, जो इस तरह का अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा. Consider a charged capacitor of the capacitance C. The energy is stored in the capacitor in the form of the electric field between its two plates. देखिए, हम जानते हैं बेसिकली कि जब भी हम किसी कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स के बीच में जो चार्जेस स्टोर्ड होते हैं, ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं. सपोज इनिशियली ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर फुली चार्ज है. ऑब्वियसली जब ये फुली चार्ज होगा तो इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस होंगे. ये कैपेसिटर जब फुली चार्ज है और सपोज ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है एक इंडक्टर से. और हमें पता है कि बेसिकली कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करके रखता है, जबकि जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखता है या फिर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है. इस तरह से हम देख सकते हैं कि L और C दोनों क्या है, एक चार्जिंग एलिमेंट जो स्टोरिंग एलिमेंट्स है या स्टोरेज डिवाइसेस है. Consider the charge capacitor of the capacitance C. The energy is stored in the capacitor in the form of the electric field between its two plates. If the charge capacitor is connected to an inductor L as shown in the figure, the LC oscillations are produced as explained below. ठीक है, किस तरह से LC oscillations produce होंगे वो देखते हैं हम. As soon as the capacitor is connected to the inductor, it sends the current, thereby growing the magnetic field inside the inductor. देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अब ऑब्वियसली ये हमारा कैपेसिटर चार्ज है और ये कैपेसिटर फुली जब चार्ज है तो ऑब्वियसली अब इसकी बारी है डिस्चार्ज होने की. तो सपोज हमने शॉर्ट सर्किट वायर से सिंपली इसे एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है. देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ऑब्वियसली ये जो वायर हमने यूज़ किया है इसका रेजिस्टेंस भी हम या फिर ओमिक रेजिस्टेंस भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं. यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है. हम कहेंगे कि इस तरह से कि बेसिकली कैपेसिटर से ये जो इंडक्टर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. होगा क्या कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है और ये इंडक्टर से कनेक्ट होता है तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा. इट मीन्स कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होंगे. ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है. तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही होगी. सपोज़ ये करंट, ठीक है, ये कौन सी करंट है, ये कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने वाली करंट है, सपोज ID. ठीक है, धीरे धीरे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. जब कैपेसिटर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा क्या होगा, इस कॉइल से करंट फ्लो होगी. इस कॉइल से करंट फ्लो जब होगी हम देख सकते हैं वेरी सिंपली इसे कि इस कॉइल से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इस तरह से. जब ये कॉइल से करंट फ्लो होगी क्या होगा, इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा. इस कॉइल से इस मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिंक होगा तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इस कॉइल के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस होगा जो इससे फ्लो होने वाली करंट का अपोज करेगा, जो इससे लिंक होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा.
इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिंक हुआ तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके अक्रॉस, जो इससे फ्लो होने वाली लाइंस का अपोज करेगा। जब इससे फ्लो होने वाली लाइंस का ये अपोज करेगा सो ऑब्वियसली क्या होगा फिर, अब ईएमएफ जब अपोज करेगा तो देखिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सपोज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक, करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो अब जब इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ कैसा होगा, अपोजिट पोलरिटी का इंड्यूस होगा, ताकि इससे फ्लो होने वाली करंट को रोक सके। ऑल टुगेदर उसे इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ग्रो होने से रोकना है, ठीक है, इसका अपोज करना है। और ये तभी हो सकता है जब वो फ्लो होने वाली करंट को रोके। तो ऑब्वियसली इस करंट के अपोजिट पोलरिटी का एक ईएमएफ यहाँ पर वो इस तरह से इंड्यूस कर देगा, ठीक है, सॉरी इस तरह से, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक। तो इससे क्या होगा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है और ऑब्वियसली यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है जो इस पर्टिकुलर करंट को फ्लो होने से यहाँ पर रोकेगा या इसका अपोज करेगा। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि ये करंट तब तक ही फ्लो होगी जब तक कैपेसिटर में चार्ज है, और जब कैपेसिटर से चार्ज ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी दिख रही है कैपेसिटर की, अभी आप इसे कैपेसिटर की इस पोलरिटी पर ही ध्यान दें कि करंट तब तक ही फ्लो होगी जब तक कैपेसिटर में चार्ज है। कैपेसिटर में जैसे ही चार्ज खत्म होंगे ये करंट जो हो जाएगी वो धीरे धीरे ज़ीरो, डिस्चार्ज करंट क्या हो जाएगी धीरे धीरे ज़ीरो। जब करंट डिस्चार्ज ज़ीरो हो जाएगी उस वक्त इस पर्टिकुलर इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस जो इंड्यूस सो ऑब्वियसली ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि करंट यहाँ पर ज़ीरो हो चुकी है। सो अब यहाँ पर करंट अब ज़ीरो हो गई है तो क्या होगा, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज़्यादा है, कैपेसिटर पूरा खाली हो चुका है, कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो गया है तो अब यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। जब बैटरी की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस बैटरी से भी एक करंट फ्लो होना चाहिए। तो सपोज़ एक करंट फ्लो होना शुरू हुई इस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। ये कैपेसिटर जब चार्ज होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली इसके इस तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे और ऑब्वियसली इस तरफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। सो ये कैपेसिटर एक बार फिर से चार्ज हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एल, ठीक है। सो बट इस दिस टाइम जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसकी जो पोलरिटी होगी वो प्रीवियस वाले केस से बिल्कुल अपोजिट होगी। आप देख सकते हैं प्रीवियस वाले केस से बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव चार्ज से आप देख सकते हैं, ठीक है, बट अभी आप देखेंगे अगर तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें राइट हैंड साइड पर कैपेसिटर प्लेट के, सो हमें क्या दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। वहीं पर अगर हम इस कैपेसिटर प्लेट के राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एल, ये बिल्कुल अपोजिट पोलरिटी के साथ में चार्ज हुआ है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब फिर क्या होगा, फिर अगेन यहाँ पर अगेन ये प्रोसेस फिर से चलती जाएगी और फिर अब ये कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका है, और उस वक्त जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। अब क्योंकि यहाँ से फ्लो होने वाली करंट भी जीरो हो चुकी है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से का इंड्यूस ईएमएफ का इम्पैक्ट भी कम होगा, और इंड्यूस ईएमएफ का इम्पैक्ट कम जब होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब किसी तरह का ईएमएफ इंड्यूस नहीं बचेगा। उस वक्त यहाँ पर कैपेसिटर फिर से चार्ज हो चुका होगा। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कैपेसिटर अब फिर से चार्ज हो गया और इंडक्टर पूरी तरह से ब्लैंक है, बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन आ गई। अब फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ से चार्जेस डिस्चार्ज होंगे, फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा इस डायरेक्शन में। और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इससे फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन अब इस तरह की होगी, मतलब पहले जो करंट फ्लो हो रही थी अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से करंट फ्लो होगी। सो और वही प्रोसेस फिर से चलेगा, जब ये इंडक्टर से पास होगी तो इंडक्टर से जब पास होगी तो ऑब्वियसली सी बात है इंडक्टर से फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगी। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पहले वाले केस की जस्ट अपोजिट है, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और पहले वाले केस में इस तरह लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। सो अब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा।
और मैग्नेटिक फ्लक्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लिंक होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लिंक होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जब अपोजिट डायरेक्शन में लिंक होगा तो अगेन ये कैपेसिटर जब फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके बाद अब इसकी जब बारी आएगी चार्जिंग की तो ऑब्वियसली ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से ये फिर से चार्ज होगा, और फिर से अब चार्ज होगा तो देखिए फिर से पोलैरिटी इसकी अगेन अपोजिट हो गई, मतलब बिल्कुल सबसे इनिशियल केस वाली कंडीशन पर अभी आ गया। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिंग प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, अल्टरनेटिंग प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग लाइन ज़रूर, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज़ हम कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में अगर इसे बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपली हम लोग बना सकते हैं इसे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सपोज़ इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है तो इसकी वैल्यू कैसी है, बिल्कुल हम मैक्सिमम वैल्यू। फिर धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हुआ इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये वाली सिचुएशन पर हम आ गए। फिर क्या होगा, कैपेसिटर अगेन चार्ज हो रहा है बट अपोजिट पोलैरिटी के साथ में हो रहा है, अपोजिट पोलैरिटी के साथ में कैपेसिटर चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, ठीक है। फिर अगेन कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिचुएशन कौन सी आ गई अब आप देख सकते हैं। सो ये वाली सिचुएशन आ गई, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर जब फिर से डिस्चार्ज हुआ तो कैपेसिटर फिर अगेन इसी डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है। सो ये कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया, ठीक है, पीक वैल्यू पर। तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म है ये हमें एक तरह की एलसी ऑस्किलेशंस शो कर रही है या फिर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को शो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस तरह से हम एलसी ऑस्किलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में बनाया, अगर इसे ही मैं ईएमएफ इंड्यूस के रिस्पेक्ट में बनाता तो भी पॉसिबल था। देखिए किस तरह से कि इनिशियली ये कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में हो गई, सपोज फॉर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वीसी रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के रिस्पेक्ट में बनाते हैं इसे ई के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होता, इनिशियली यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो है क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है। सपोज धीरे धीरे यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुई, करंट जब फ्लो होना शुरू हुई तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो धीरे धीरे ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, तो उस वक्त करंट ज़ीरो हो चुकी होगी यहाँ से, ठीक है। ये वाली सिचुएशन आ गई। फिर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ धीरे धीरे डिग्रेड होगा, ऑब्वियसली ये इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा, ये इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा। तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा उस वक्त यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो हो चुका होगा, एंड सो ऑन। जब यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो गया और ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो कैपेसिटर अब फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कैपेसिटर जब फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो अब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ग्रो होगा और फिर भी अगेन वो धीरे धीरे ज़ीरो होगा। तो इस तरह से ये एक वेवफॉर्म और क्रिएट हो सकती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। सो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये जो एलसी सर्किट है ये ऑस्किलेशंस क्रिएट करता है या फिर अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स को जनरेट कर सकता है। सो हम देखिए यहाँ पर जो लिखा है उसे भी पढ़ सकते हैं। एज सुन एज द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर इट सेंड्स द करंट देयर बाय प्रोड्यूसिंग ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर, ठीक है। हमने देखा ही किस तरह से कैपेसिटर जब फुली चार्ज था तो ये बेसिकली करंट सेंड कर रहा था इंडक्टर में और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ग्रो हो रहा था, ठीक है। सो इन टर्न इट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस ईएमएफ विच अपोजेस द ग्रोथ ऑफ करंट एंड हैंस कैपेसिटर टेक्स सम टाइम फाइनाइट टाइम टू डिस्चार्ज कम्प्लीटली, ठीक है। ऑब्वियसली जब इससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा था तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था जो क्या कर रहा था, इस कैपेसिटर इस इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट का अपोज कर रहा था, और ऑब्वियसली ये अपोजिशन के साथ साथ में कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, जैसा हमने देखा। So when the discharges completely, the energy which was stored inside the capacitor in the form of the electric field now appears in the form of the magnetic field inside the inductor, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो इस कैपेसिटर में स्टोर्ड जो एनर्जी थी ऑब्वियसली वो ज़ीरो हो गई, लेकिन यहाँ पर इंडक्टर में हमें स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी नज़र आने लगी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इस केस में क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर में जो एनर्जी थी, स्टोर्ड एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है इंडक्टर में इसमें कन्वर्ट हो गई, या स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड, या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। So as soon as the discharge is complete, the current ceases to flow and the magnetic field lines linked with the inductor also start winding up, ठीक है। Obviously जैसा हमने कहा कि यहाँ पर
अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है और कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। तो अब बारी है मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर डाउन होने की या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ के डाउन होने की। सो अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगा। मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगा मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कैपेसिटर सी फिर से अगेन चार्ज होने की तरफ बढ़ेगा। सो ओविंग दिस अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर। जैसा हमने देखा, द अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर बट विद द अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ अब चार्ज हो जाएगा। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो अब फाइनली ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जो थी या फिर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर जो थी, जो कहाँ से आई थी, जो किससे कन्वर्ट हुई थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, फ्रॉम द कैपेसिटर, ये अगेन फिर से कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर में। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, जो पहले था बिल्कुल जैसा पहले था, बिल्कुल वही की वही सिचुएशन, बट यहाँ पर बस पोलैरिटी अपोजिट हो चुकी है। So, in case the circuit does not possess any ohmic resistance, the capacitor will charge to the same initial value। जैसा हमने इनिशियली कहा था कि यहाँ पर जो वायर से सपोज इनमें किसी तरह का कोई ओमिक रेजिस्टेंस हम निग्लिजिबल मान रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह का कोई रजिस्टर भी नहीं लगा हुआ है। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर फिर से अगेन जो कन्वर्जन होगा मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल उसी लेवल पर होगा, उसी वैल्यू पर होगा जैसा पहले था, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का एनर्जी लॉस हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो फाइनली गेटिंग द फुली चार्ज, द कैपेसिटर विल अगेन डिस्चार्ज सेंडिंग द करंट थ्रू द इंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा हमने कहा कि अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो अब अगेन ये डिस्चार्ज होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड करेगा, जैसा हमने ये देखा, और फिर से ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा इंडक्टर के अक्रॉस बट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा भी हमने इसे समझा। सो as before the complete discharge of the capacitor, the magnetic flux linked with the inductors starts winding up. As a result, the induced EMF so produce charges the capacitor such that polarity of the plates is opposite to that in the previous case, the same it was in beginning। ठीक है, सो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में जब फिर से अगेन डिस्चार्ज हो गया हमारा कैपेसिटर, सो अब यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी वजह से फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा और अपोजिट इस पहले वाले के, इसके जस्ट पहले जो पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ पर नेगेटिव था तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। बट ये केस कैसा है, बिल्कुल स्टार्ट के इक्वल है, जो पहले वाला केस था स्टार्ट, सबसे स्टार्ट केस के इक्वल है, मतलब वही कंडीशन फिर से रिपीट हो गई एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल गए, ऑस्किलेशंस मिल गए, ऑस्किलेशंस मिल गए। हमें पता चल गया किस तरह से मिले, ये हमने अभी समझ लिया बहुत अच्छे से कि ऑस्किलेशन किस तरह से जनरेट हो रहे हैं या फिर हम इन ऑस्किलेशंस को किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। So the process then repeats itself indefinitely and the electromagnetic oscillations are produced। ठीक है, ऑब्वियसली इसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑस्किलेशंस, क्योंकि ये जो ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर दोनों एनर्जीज़ का एक दूसरे में अल्टरनेटिवली कन्वर्जन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो डेफिनेटली हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑस्किलेशंस। The oscillations are produced due to the continuous conversion of the energy in the form of the electric field between the plates of the capacitor into the magnetic field inside the inductor and vice versa. If the circuit does not have any resistance, no dissipation of the energy will take place and the amplitude of oscillation produced will remain constant। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अगर किसी सर्किट में किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस अगर नहीं लगाए या फिर किसी तरह का कोई भी रजिस्टर अगर नहीं लगाए, सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस किसी तरह का कोई डिसिपेशन भी नहीं होगा, क्योंकि कोई रजिस्टर है ही नहीं, और जब कोई डिसिपेशन नहीं होगा तो ये जो ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस होंगे ये कैसे होंगे, पूरी तरह से कांस्टेंट होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट और कंटिन्यूस जो ऑस्किलेशंस होंगे यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बिल्कुल एक जैसे एम्पलीट्यूड के होंगे, इनमें किसी तरह की कोई डैम्पिंग नहीं होंगी। इसे हम कहेंगे अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस, इसे हम कहेंगे अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस। सो
अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन सिखाएंगे। हाउएवर ड्यू टू द फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस अगर होता तो उसके अक्रॉस कंटिन्यूसली डिसिपेशन होता। ठीक है, या अगर सपोज वायर का भी कोई रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं या फिर हाई रेजिस्टेंस का अगर वायर होता तो इसके अक्रॉस कंटिन्यूसली पावर डिसिपेशन होता, और पावर डिसिपेशन जब होता तो ऑब्वियसली क्या होता, जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है या फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है वो कंटिन्यूसली डाउन होती, जिसकी वजह से जो ऑस्किलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम होता जाता है। अब जिस तरह से सो इस तरह के जो ऑस्किलेशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड ऑस्किलेशन, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस। ठीक है, सो अगर किसी तरह का कोई पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें जो ऑस्किलेशंस मिलेंगे वो अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस मिलेंगे। अगर सर्किट में किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस है या फिर ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी तरह का पावर डिसिपेशन हो रहा है, ठीक है, सो उस केस में यहाँ पर हमें जो ऑस्किलेशंस प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस होंगे। मतलब इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस कंटिन्यूसली जारी है। So, however, due to finite resistance of the circuit, the amplitude of the oscillations goes on decreasing. It is because a small amount of electric energy is dissipated in the form of heat energy during the each oscillation. In other words, in practice, it is called the damped oscillations. अब यहाँ पर अगर हम अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर की या अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात भी करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इस अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की वो होगी एफ इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। आपको याद आ रहा होगा ये फार्मूला हमने पहले भी देखा था, पहले भी कैलकुलेट किया था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। सो एफ़ की वैल्यू होगी 1/2π√LC और ऑब्वियसली यही फ्रीक्वेंसी जो होगी ये डिफाइन करेगी LC ऑस्किलेशंस की को। ठीक है, सो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसे। तो आई होप आपको इसकी ऑस्किलेशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं, एलसी ऑस्किलेशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो इस तरह के ऑस्किलेशंस जनरेट करती है उन्हें हम कहते हैं ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर वैसे तो बहुत सारे तरह के होते हैं लेकिन उनमें से एलसी ऑस्किलेटर्स जो होते हैं जिसमें एल और सी का यूज़ किया जाता है उससे ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हायर फ्रिक्वेंसीज़ को जनरेट करने के लिए। इसमें सबसे ख़ास बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो एलसी सर्किट होता है हमारा, ठीक है, जहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में कंटिन्यू एक दूसरे के साथ में सीरीज़ में लगे हुए, ये क्योंकि देखिए इंडक्टर भी एक तरह का स्टोरिंग एलिमेंट है क्योंकि हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर भी कैसा एक तरह का स्टोरिंग एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसे हम कहते हैं टैंक, क्योंकि टैंक जैसे टैंक होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, सपोज़ वाटर को स्टोर करने के लिए, उसी तरह से हम इसे टैंक भी कहते हैं या फिर टैंक सर्किट भी कहते हैं, टैंक सर्किट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की दोनों स्टोरिंग एलिमेंट है और दोनों का काम है एनर्जी को स्टोर करके रखना। सो इसलिए इसे हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। तो चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल इसे देखते हैं हम लोग। सपोज दिया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स रेडिएटेड out by the circuit consisting of the 0.02 microfarad capacitor and 8 microhenry inductor in series। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, हमने कहा कि जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू है 8 माइक्रो हेनरी और कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू है 0.02 माइक्रोफैरेड। ये एक सर्किट है और ये एक रेडियो वेव जनरेट कर रहा है। रेडियो वेव ऑब्वियसली कैसी होगी, अल्टरनेटिंग नेचर की होगी, मतलब ऑस्किलेटेड होगी। सो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ द एल सी। लेट्स पुट द वैल्यूज़। एल की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर 8 माइक्रो हेनरी में, तो 8 माइक्रो हेनरी यहाँ पर एच कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एफ लिखा हुआ है, ये हेनरी है, एच इस तरह से। सो माइक्रो हेनरी है मतलब 10⁻⁻⁶ यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। एंड देन कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 0.02 माइक्रो फैरेड। सो यहाँ पर हम 0.02 10⁻⁻⁶ फैरेड और हेनरी में हमने कन्वर्ट किया, फाइनली वैल्यू को पुटअप किया। सो हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी 3.98 10⁻⁵ हर्ट्स। और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, इस फार्मूले का यूज़ करके, जहाँ पर सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली हमने इसकी वैल्यू पुटअप की, फ्रीक्वेंसी हमने जो कैलकुलेट की उसकी वैल्यू पुटअप की,
सो हमें यहाँ पर लैम्डा या वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव मिल गई, जो जनरेट हो रही है एक ऐसे सर्किट से जिसमें 0.02 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है और 8 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर लगा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल है और आपको इससे समझ में आया होगा कि एलसी सर्किट का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पावर ऑफ एन एसी सर्किट। पावर ऑफ एन एसी सर्किट, जब भी हम पावर की बात करते हैं तो देखिए, जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं तो उस सर्किट में ऑब्वियसली करंट भी होती है और वोल्टेज भी होता है। तो यहाँ पर जब भी हम करंट और वोल्टेज को कंबाइनली शो करना चाहते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं पावर, क्योंकि पावर एक ऐसी टर्म है जो करंट और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। बट इंस्टेंटेनियस, जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो यहाँ तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात हम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर पल जो वैल्यू है करंट और ईएमएफ की वो वेरी होती रहती है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पर पावर की बात करते हैं तो हमेशा वो पावर कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है। So if an AC circuit, both the EMF and current continuous change with the time, therefore electric power, which is equal to the product of the voltage and current, cannot be calculated as such। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली करंट और ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती है, लगातार चेंज होती है। ठीक है, सो चेंज होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एन एसी सर्किट द एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड बाय डिफाइनिंग द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो हम फाइनली उस सर्किट का एवरेज पावर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस पावर टाइम टू टाइम तो डिफाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट इंस्टेंटेनियस पावर की मदद लेकर हम उस सर्किट का एवरेज पावर ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से डिफाइन करेंगे हम। सो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ई है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आई है, सो ऑब्वियसली इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पावर को डिफाइन करेगा, और ये पावर भी कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ऑब्वियसली हमें पता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशंस। ठीक, सो लेट अस कंसिडर, सपोज दैट द instantaneous EMF and the current in the AC circuit is respectively given by E is equals to E0 sin omega t and I is equal to I0 sin omega t plus phi। ठीक है, तो सपोज ये एक इक्वेशन हमें दे दी गई है। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता होती है पहले से, ये इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट की। सो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर E0 और I0 क्या है, ये पीक वैल्यूज ऑफ द ईएमएफ, I0 ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट, एंड फाई इज़ अ फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है कि जो करंट है आई, क्योंकि प्लस फाई लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए करंट विल लीड टू द ईएमएफ विद द फेज फाई। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि करंट जो है वो ईएमएफ को लीड कर रहा है विद द फेज फाई से। और यहाँ पर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू होती है 2π/t, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जहाँ पर टी जो होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली वो पीरियड जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है, मतलब एक हाफ साइकिल और एक निगेटिव साइकिल और एक पॉजिटिव साइकिल। सो ये हो गया टाइम पीरियड टी। सो लेट अस कंसिडर, जब भी हम बात करेंगे बेसिकली पावर की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वर्क और एनर्जी की बात भी की जाएगी। सो वी एज्यूम दैट द वैल्यूज ऑफ द ईएमएफ एंड करंट इन द एसी सर्किट रिमेंस कांस्टेंट फॉर द स्मॉल टाइम dt। ठीक है, हम सपोज कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्मॉल टाइम छोड़, वैसे तो कंटिन्यूसली बदल रही है, लेकिन एक स्मॉल टाइम dt के लिए सपोज ईएमएफ और करंट की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द गिवन बाय, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। सो इसलिए इसे हम लिखेंगे स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड, और एनर्जी क्या होगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो ऑब्वियसली पावर विल बी डिफाइंड बाय EMF मल्टीप्लाइड बाय करंट एंड टाइम EDT। सो यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है DW इज इक्वल्स टू EI/dt। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ई की वैल्यू ऑलरेडी E0 साइन ओमेगा टी हमने पुटअप किया हुआ है, आई की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और dt अपनी जगह एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस फाई के लिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमने लिखा E0, यहाँ पर हमने लिखा सपोज E0 I0 साइन ओमेगा टी, हमने पहले इतना टर्म्स को लिखा। ठीक है, E0 I0 साइन ओमेगा टी, देन
यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है इसे हमने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रिलेशन से साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये रिलेशन आ गया। देन डी टी एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साइन ओमेगा टी को, तो देखिए क्या होगा, ई जीरो आई जीरो कॉन्स्टेंटली बाहर है क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है। साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई एज इट इज़। साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये फाइनली एक रिलेशन आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का फिर से यूज़ करेंगे तो देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करना है हमें, तो हमें पता है कॉस टू ओमेगा टी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। सो फाइनली साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम पुटअप कर सकते हैं 1 - कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। इसी तरह से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को भी रिप्लेस करना है, तो हमें पता है साइन टू ओमेगा टी होता है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का रिलेशन आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी बाई 2। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की जगह साइन टू ओमेगा टी बाई 2। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। जब हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो फाइनली हमें मिल गया 1 - कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस फाई प्लस साइन टू ओमेगा टी बाई 2 इंटू साइन फाई। ये फाइनली हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हम ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है 1/2 सो 1/2 को कॉमनली कॉन्स्टेंटली बाहर निकाल लिया हमने। कॉस फाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से कॉस फाई कॉस टू ओमेगा टी कॉस फाई, यहाँ पर साइन टू ओमेगा टी साइन फाई फाइनली आ गया। अब क्योंकि डी ओमेगा जो है वो स्मॉल वर्क डन है, ये जो भी हमने कैलकुलेशन किया ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किया है हमने, जब हमने ये माना था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट एंड ईएमएफ कैसी है, कांस्टेंट है। अब अगर हम पूरे फुल साइकिल की बात करें, ठीक है, कि पूरे फुल साइकिल में भाई टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, फिर पूरे फुल साइकिल में टोटल पावर कितना है, या फिर फुल साइकिल में टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे फुल साइकिल के लिए 0 से लेकर टी के लिए, ठीक है। सो फाइनली जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू या टोटल वर्क डन डब्ल्यू, टोटल वर्क डन डब्ल्यू। देन हम ये जो टर्म्स है हमारे पास इनका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये पूरी टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब टाइम आ गया है सॉल्व करने का। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ई ज़ीरो आई ज़ीरो बाई 2 ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसे हमने उठाकर बाहर कर दिया। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अब हम 1 बाय 1 इसे करते जाएंगे। अब इंटरनली हम ई ज़ीरो आई ज़ीरो तो कॉन्स्टेंटली बाहर आ गया। इस वाले टर्म को अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हो गया कॉस फाई इंटीग्रेशन, और कॉस फाई भी यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रेशन का जो टर्म है डी टी, ऑब्वियसली हमें ये बता रहा है कि सिर्फ वही टर्म इंटीग्रेट होगी जो टी के रिस्पेक्ट में होगी, या टी वाली टर्म से इंटीग्रेट होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फाई है इसलिए कॉस फाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाएगी, इसलिए बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 1, और ये बचेगा 0 टी 1 डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 0 से टी डी टी। फिर देन माइनस ये वाले टर्म की बारी, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे सो यहाँ पर भी कॉस फाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस टू ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब इस वाली टर्म की बारी आई तो यहाँ पर भी साइन फाई कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन टू ओमेगा टी डी टी। सो फाइनली हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो 1 बाय 1 हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए 0 से टी डी टी को जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा टी, और जब लिमिट्स पुटअप करेंगे 0 से टी, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0, सो फाइनली आंसर आएगा टी। तो इस वाले टर्म का जो आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल टी। अब बात करते हैं कॉस टू ओमेगा टी डी टी की। तो कॉस टू ओमेगा टी डी टी को अगर हम सॉल्व करें सो इस रिलेशन को हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा माइनस साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और यहाँ पर लिमिट्स को जब हम पुटअप करेंगे 0 से टी, ठीक है। सो फाइनली जब हम लिमिट्स पुटअप करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए यहाँ पर 1/2 ओमेगा बाहर आ गया। अब हमने लिमिट्स पुटअप की, माइनस साइन भी थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, साइन टू ओमेगा टी की जगह अपर लिमिट पुटअप की माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए टी क्या होता है, टाइम पीरियड, और साइन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, मतलब इसकी जगह अगर मैं पुटअप कर दूँ 2 पाई, ठीक है। सो हमेशा क्या होगा 4 पाई, और हमें पता है पाई की इवन वैल्यू, इसके लिए साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। सो फाइनली ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। सो इस तरह से यहाँ पर
इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ज़ीरो। सो इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी ज़ीरो। इसी तरह से जो सेकंड वाली टर्म है साइन टू ओमेगा टी, अगर इसकी बात हम करें सो देखिए इसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन टू ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन देखें ज़ीरो से टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन टू ओमेगा टी का आंसर आता है कॉस टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा। ठीक है, फाइनली जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली इसमें लिमिट्स पुट अप करेंगे, सो क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा बाहर, अंदर बचा कॉस टू ओमेगा टी 2 पाई, और ये कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 -1। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कॉस, और यहाँ पर भी टी की जगह हमने 2 पाई डायरेक्टली पुटअप कर दिया है टी की जगह, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कॉस 4 पाई या कॉस की इवन वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी +1 होगी। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जब हम +1 पुटअप करेंगे तो इसका आंसर भी हमेशा क्या मिलेगा हमें ज़ीरो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टर्म्स की वैल्यू भी क्या हो गई, इस टर्म की वैल्यू भी हो गई ज़ीरो। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। फाइनली जब हम इसकी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे यहाँ पर तो हमें जो आंसर मिलेगा हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने डी टी की जगह पुटअप कर दिया कैपिटल टी, देन यहाँ पर ये ज़ीरो, यहाँ पर ये ज़ीरो, फाइनली आंसर आएगा कॉस फाई यहाँ पर बचेगा। अब कॉस फाई यहाँ पर बचा हुआ है तो देखिए क्या होगा E0 I0 T कॉस फाई। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें सो एवरेज पावर की जब भी हम बात करते हैं तो एवरेज पावर क्या होगा, टोटल पावर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। सो टोटल टाइम इंटरवल होगा टी, तो W डिवाइडेड बाय टी, W की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है E0 I0T/2 इंटू कॉस फाइव मल्टीप्लाइड बाय 1/t। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें सो ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है E0 I0/2। सो अगर हम ऐसे सर्किट्स की बात करें जिनमें सिर्फ और सिर्फ आर लगा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसे सर्किट्स में फाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। हमें पता है फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। तो ऑब्वियसली ये जो एवरेज पावर होगा अपरेंट पावर ईवी मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर कॉस फाई, फाई की वैल्यू ज़ीरो, सो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होगी 1। सो फाइनली एवरेज पावर विल बी इक्वल टू द अपरेंट पावर ईवी इंटू आई वी। बट ऐसे सर्किट जिनमें सिर्फ वो सिर्फ इंडक्टर है ऑब्वियसली वहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है विद रिस्पेक्ट टू करंट, इसलिए फाई की वैल्यू होगी यहाँ पर π/2। सो वी कैन पुट द π/2 इंस्टेड ऑफ द फाई, सो वी कैन कैलकुलेट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू द अपेरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय द कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू होती है ज़ीरो, सो इसलिए यहाँ पर एवरेज पावर हो जाएगा ज़ीरो। तो देखिए इंडक्टिव सर्किट, ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल है वहाँ पर एवरेज पावर क्या होता है, ज़ीरो। इसी तरह से हम ऐसी सर्किट्स की बात करें जिनमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, ओनली कंटेनिंग द सी, उस केस में भी देखिए कैपेसिटर के केस में हमें पता है कि ईएमएफ हमेशा लैग करता है π/2 से विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू होगी -π/2। सो वी कैन पुट द -π/2 इंस्टेड ऑफ द पाई। सो फाइनली जो एवरेज पावर होगा ई वी कॉस -π/2 की वैल्यू भी होगी ज़ीरो, सो यहाँ पर भी एवरेज पावर होगा ज़ीरो। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें ये दिख रहा है कि अगर ऐसे सर्किट जो प्योर रजिस्टिव हैं उनमें एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर और अपेरेंट वैल्यू ऑफ द पावर वो कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी। लेकिन ऐसे सर्किट जिसमें प्योर इंडक्टर हैं या प्योर कैपेसिटर हैं उनमें हमेशा एवरेज पावर की वैल्यू होगी ज़ीरो। इसी तरह से अगर हम बात करें ऐसे सर्किट जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर लगा हुआ है, मतलब एल और आर सर्किट्स हैं, सो वहाँ पर हमें पता है tan फाई की वैल्यू होती है ओमेगा एल अपॉन आर, तो ऑब्वियसली कॉस फाई की वैल्यू होगी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। सो यहाँ पर जो एवरेज पावर होगा पी एवरेज वो होगा अपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, सो इट हैज़ बिकम आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। नाउ ऐसे सर्किट की अगर हम बात करें जिसमें सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर लगा हो, तो उस केस में जो tan फाई की वैल्यू होती है वो 1/ωc अपॉन आर होती है, और यहाँ पर cos फाई होता है आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ पर भी जो एवरेज पावर होगा पी एवरेज वो हो जाएगा अपरेंट पावर ई वी इंटू आई वी मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ पर ये दोनों केसेस भी हमने देख लिया। अब इसके बाद ऐसे सर्किट्स की बात करें जिसमें एल सी और आर तीनों हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, उस केस में tan पाई की वैल्यू होती है ओमेगा एल माइनस 1/ωc अपॉन आर, तो कॉस फाई हो जाएगा आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। सो यहाँ से भी हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एवरेज विल बिकम ई वी अपेरेंट पावर ई वी इंटू आई वी मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc स्क्वायर। सो इस तरह से हमने सारे सर्किट्स के लिए एवरेज पावर कैलकुलेट करके देख लिया।
अब इसके बाद बात करते हैं हम एक छोटे से न्यूमेरिकल की। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है न्यूमेरिकल? हमें ये कहता है व्हाट इज़ द पावर डिसिपेशन इन द एसी सर्किट इन विच द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू ई 300 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 एंड आई इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है और जो करंट की वैल्यू दी हुई है या फिर इसकी इक्वेशन दी हुई है, इनमें π/2 का फेज डिफरेंस है ना। π/2 का फेज डिफरेंस हमें क्लियर नज़र आ रहा है। क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ईएमएफ जो होगा वो लीड करता हुआ नज़र आ रहा है π/2 से विद रिस्पेक्ट टू करंट, और ईएमएफ किस में लीड करता है विद रिस्पेक्ट टू करंट? इंडक्टिव सर्किट में। ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होता है, और इंडक्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर ज़ीरो होता है, अभी हमने जस्ट देखा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पावर डिसिपेशन होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। बट हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन दी हुई है 300 इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ द पीक पावर, ठीक है, पीक ईएमएफ वैल्यू E0, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें आई की वैल्यू, तो 5 क्या हो गया यहाँ पर? 5 इज़ द वैल्यू ऑफ I0, और ऑब्वियसली हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे EV की। तो EV होगा वर्चुअल वैल्यू ऑफ द EMF पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, हमने कैलकुलेट कर लिया। वर्चुअल वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। सो फाइनली 5 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर π/2 दिया हुआ है। तो पावर डिसिपेशन की वैल्यू होती है P एवरेज इज इक्वल्स टू EV IV cos phi। हमने इक्वेशन अभी जस्ट देखी, जस्ट पुट द वैल्यूज़, हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली EV की जगह पुटअप किया हमने 300/2 और 300/√2 सॉरी, IV की जगह पुटअप किया 500/√2 एंड cos phi की जगह cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। सो फाइनली ये इक्वेशन पूरी हो जाएगी 0। सो इस तरह से यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि यहाँ पर एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होगा? 0 होगा। सो दिस वाज द वेरी इजी लेक्चर, और ये लास्ट लेक्चर था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आई होप आपको चैप्टर भी पूरा समझ में आया और ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।